वेलकम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डालेंगे पाकिस्तान में कोरोना केसेस और इसकी अमवात पे। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। एक्टिव केसेस की तादाद 30,000 के करीब आन पहुंची। केसेस में मुसलसल कमी देखने के बाद पाकिस्तान एक्टिव केसेस के एतबार से मुल्क की फहरिस्त में 12वें नंबर पर आ गया। और अगर अमवात की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 हलाकतें सामने आई हैं। ये थी कोरोना अपडेट्स। और अब बात करते हैं बड़ी ईद की बड़ी खुशियों की, जहां ईद कुर्बा के बाद बारबेक्यू और दीगर लजीज खानों के साथ हमें किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल किस तरह रखना चाहिए, हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट मीट मटन का इस्तेमाल कितनी मिकदार में करें, इसी पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है माहिर डॉक्टर वसीम जमालवी, और इनके हमरा हैं हर्बल की दुनिया की जानी मानी शख्सियत शाह नज़ीर साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर वसीम का। डॉक्टर साहब, बड़ी ईद में बीफ का इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया जाता है, लेकिन ग़िज़ा का इस्तेमाल जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होना चाहिए। जो अफराद हाइपरटेंशन में मुब्तला हैं वो बीफ का इस्तेमाल किस हद तक कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है खतीजा। इस जवाब को देने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्रीफ कर दूं आपको जी। कि बीफ का इस्तेमाल हाइपरटेंशन पेशेंट में या डायबिटिक पेशेंट में, जिसको हम रेड मीट भी बोलते हैं, उसमें जो है करने के लिए जी। किस तरह से करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें देखना चाहिए कि ये जो रेड मीट है, जो कि आपके मटन है या बीफ है, इसमें होता क्या है। ठीक है, इसमें जो है गोश्त है, गोश्त में जो मटन या बीफ है, इसमें जो है साथ में कुछ फैट के एलिमेंट भी होते हैं जी। जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, जिसको कि हमारी मेडिकल ज़बान में एलडीएल और एचडीएल कहा जाता है, जो कि सेहत के लिए कुछ मुफीद भी हैं और कुछ ख़राब भी हैं। अच्छा, खून की जो नालियाँ होती हैं, इसके अंदर एक अपनी खुदा तरफी सलाहियत होती है फैलने की और सिकुड़ने की। इस फैलने और सिकुड़ने की वजह से जी। इसमें जो है ब्लड प्रेशर को बॉडी खुद अपने आप मेंटेन रखता है। ठीक है। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है और ये एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे उम्र बढ़ती है और ग़िज़ा का ख्याल अगर शुरू से ना रखा जाए, तो जी। इन आर्टरीज में जो फ़ैट जा रहा होता है, डिफरेंट फ़ैट जा रहा होता है, जो कि सैचुरेटेड फ़ैट होता है। दो तरह के फ़ैट होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जी। तो सैचुरेटेड फ़ैट जो होता है वो इसमें जाके डिपॉजिट होता चला जाता है। ठीक है। उसकी वजह से जो खून की नालियों की इलास्टिसिटी होती है, खुलने और बंद होने की जो सलाहियत होती है, वो कम होती चली जाती है। तो ऐसी सूरत में फिर जो खून अपनी रफ्तार से गुजरता है जब नालियों से, तो वो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ठीक है। तो अब पहले ही से अगर किसी के अंदर ये चीज़ मौजूद है, जिसको कि हम अब ब्लड प्रेशर का मर्ज़ कहते हैं, वो जी। बेसिकली खून की कैपेसिटी, जो आर्टरीज़ होती हैं, उनके सिकुड़ने और फैलने के अमल की कमी की वजह से होती है। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें अगर हम मज़ीद लोड डाल दें तो क्या होगा, ये देखा जाएगा। तो इसमें दुनिया भर में बहुत स्टडीज़ हुई हैं, दुनिया भर ठीक है। में, जो इंग्लैंड है, अमेरिका है, जहाँ पे हर जगह स्टडीज़ हो रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा रखा जाए हाइपरटेंशन में, तो 32% चांसेस ज़्यादा हैं ऐसे मरीज़ों को जिसमें कि उनको हार्ट डिजीज़ भी हार्ट साथ हो डिजीज़ हो सकती है। सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि खून की सप्लाई दिल में भी जाती है। एक तो दिल जो है वो खून फेंकता भी है, जी। लेकिन दिल के मसल्स को भी अपना काम करने के लिए खून चाहिए, जो कि ठीक है। उसकी अपनी आर्टरीज़ में जाता है। लेकिन अगर उसकी अपनी आर्टरीज़ ब्लॉक होना शुरू हो जाएं, जैसे कि सब जानते हैं कि स्टेंट डलता है या हार्ट ब्लॉक होता है, बिल्कुल, तो एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक इस है। तरह की सूरत हाल में, तो अगर ये चीज़ हो, तो उसमें उन्होंने स्टडीज़ में उन्होंने कहा कि जी हमने 32% चांसेस ज़्यादा देखे हैं। इसी तरह से स्ट्रोक का एक अमल होता है, जो कि फालिज का अमल होता है, क्योंकि खून दिमाग में भी खून जा रहा है। अगर जी। दिमाग की नालियाँ कम काम करेंगी या कहीं पे खून की सप्लाई कम होगी, तो वहाँ पे काम करना कम हो जाएगा। ठीक तो है। ऐसे लोगों को जो कि ऑलरेडी हाइपरटेंसिव के मरीज़ हैं, तो इनमें ऑलरेडी मोर देन 40% चांस जी। होता है कि उनको स्ट्रोक का अमल हो जाए। और डॉक्टर फिर साहब, अगर बात की जाए बीफ की, तो फिर इनको इसकी मिकदार कम कर देनी चाहिए, खाना चाहिए लेकिन क्वांटिटी कम होनी चाहिए। जी बिल्कुल, खाना तो है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा और कंटिन्यू कर दूँ प्लीज़ अगर आपकी प्लीज़ इजाज़त हो प्लीज़। तो? अच्छा, इसके बाद जो अगर और स्टडीज़ देखें, तो इन्हीं चीज़ों में जो रेड मीट है, इसके इस्तेमाल से ओबेसिटी के चांसेस बढ़ते हैं। जी। ओबेसिटी फिर एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जिससे कि शुगर की अलामत आती हैं, जो कि डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, 1 एंड 2। तो ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो एडल्ट में ज़्यादा होती है।
इसके अलावा उम्र गुजरते गुजरते जो है एक डिजीज़ आती है जिसको हम अल्जाइमर्स डिजीज़ कहते हैं। तो यूके की एक बिल्कुल ठीक स्टडी है। है जिसमें कि सोचने की और समझने की सलाहियत थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों की थोड़ा ज़्यादा उम्र में होनी चाहिए ये चीज़, लेकिन उनकी और कम उम्र में और कम होनी हो जाती है। चाहिए। डॉक्टर वसीम कॉलर मौजूद है, वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मेरा ये सवाल था कि डॉक्टर साहब से होता मेरा कि जी। एक्चुअली मेरा हार्ट जो है, हार्ट पैल्पिटेशन एकदम से तेज़ हो जाती है मेरी, और चेस्ट में जो है कभी कभी खारिश हो जाती है, ये चीज़ें फील होती हैं। तो उसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछना था कि क्या, और डकारें भी बहुत आती हैं, तो ये बताएं, इसके बारे से गाइड करें, थैंक यू। ठीक है। क्या दो दो चीज़ें पूछी इन्होंने, एक तो इनके दिल की रफ्तार तेज़ हो जी, जाती तेज़ है हो और जाती है। दूसरा डिकारें आती हैं। जी। शायद ये सवाल था उनका। देखिए ये दोनों चीज़ें जो है, एक तो दिल की रफ्तार का तेज़ होना सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि इसमें ब्लड प्रेशर ही का मर्ज हो, जहनी दबाव की वजह से भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती तेज़ हो है। जाती है, ठीक अगर है। आप कुछ सोच रहे हैं और वो चीज़ आपके जहन और आपका जो सोच है वो दोनों आपस में मैच नहीं करता है, जी। तो भी आपकी दिल की रफ्तार बढ़ जाती है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपने किसी जिसके मालिज को भी दिखाते हैं उससे कांटेक्ट करें। दूसरा, जो आपने डिकार लेने के हवाले से बात की है, तो ये जो है ये पेट की तेज़ाबियत की वजह से जो गैस बनती है या डिफरेंट जी। चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से ये अमल होता है। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आगे इसको। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब की जानिब जाऊँगी। शाह साहब, बकरा ईद की अगर बात की जाए तो बीफ का इस्तेमाल काफ़ी हद तक देखा जाता है, तो वही सवाल आपसे करूँगी कि हाइपरटेंशन के जो मरीज़ हैं वो बीफ को कितनी मिकदार में लें? खदीजा, इसमें जो बीफ की मिकदार है जी। वो तो नॉर्मल 1 औंस ले सकते हैं आप। ठीक है। और दूसरा ये है कि जितनी कम खाना और रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेहतर भी है। जी। और इसमें यह है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर साहब ने भी अर्ज़ किया कि इसमें एचडीएल होता है, एचडीएल के साथ ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा होता है लोगों का। जब ट्राइग्लिसराइड पे आता है तो सीने पे बोझ महसूस होता है, घबराहट, बेचैनी रहती है, जी। चिड़चिड़ापन होता है। और तीसरी चीज़, लोगों के हार्मोन्स जिनके चेंज हो रहे होते हैं उनमें यह है कि पसीना ज़्यादा आने लग जाता है, दिल की धड़कन जिस तरह अभी एक कॉलर ने कहा कि जी। बढ़ जाती है। एक ये प्रॉब्लम भी रहती है, इसमें थायराइड का भी पेशेंट होता है ठीक है। जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। और एक किडनी पेशेंट्स जो होते हैं जिनका क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड, यूरिया ये बढ़ रहा होता है, तो ठीक उस है। सूरत में भी गोश्त वाली चीज़ें ममनू है, मना है, उनको तो मना है। बिल्कुल ही मना है कि वो ठीक है। ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको खाना है और साथ में ये है कि फुल ईद को एंजॉय करना जी। है, तो याद रखिएगा कि देखें, अगर आप दोपहर में खा रहे हैं, फिर रात में खा रहे हैं, लेकिन पेट भर के ना खाएं, पेट भर थोड़ा के सा ना खाएं। भूख रख के खाएं। ये आपके पास से कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं दिनों तक चलेगा। अच्छा शाह साहब, अगर मटन की बात की जाए तो फिर उस पे आप क्या कहेंगे? जी, मटन का भी यही हिसाब है। देखिए, मीट, रेड मीट जो है आप कोई सा भी लेंगे, हर एक चीज़ में प्रोटीन भी पाई जाती है और कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। बाज़ लोग तो सिर्फ आप मटन की बात कर रहे हैं, उसके पाए तक नहीं छोड़ते हैं। सही बात है। अब वो पाए भी चल रहे होते हैं, मौसम भी गर्म है। अच्छा, लेकिन ये मखसूस एज वालों के लिए है जी, या ये यंगस्टर्स के लिए भी आप देखिए, ये हर कहेंगे? एक चीज़ की एक पहले से ही एक आदत डाल दी जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। ठीक अब है। घर पे आप देखें, जितने भी वालिदैन देख रहे हैं, और अपने बच्चों को हर चीज़ खिलाएं। एक दिन रख लें, एक दिन दाल दे दें, दूसरे दिन सब्ज़ी, उसके अगले दिन कुछ और, फिर एक दिन चिकन, एक दिन मीट, इस तरीके से देंगे तो बच्चों को एक आदत भी रहेगी हर चीज़ खाने की। वरना ठीक फिर वो फेवरेट्स में आ जाते हैं, जंक फूड्स में आ जाते जंक हैं, फूड्स में आ जाते जो हैं और कि आजकल की जो नुकसान का जनरेशन सबब है वो बनता ज़्यादा है। जंक फूड को ही प्रेफर करती है। और जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा हो, तो उस सूरत में हमारी एक हर्ब्स में एक लकड़ी आती है, अर्जुन की छाल। ठीक है। अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें, फिर छान के 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त इस्तेमाल करें। कम से कम महीना 2 महीना यूज़ करें, आप देखिएगा आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो 150 तक पे आ जाएगा, और जो एचडीएल आपका बढ़ा हुआ होगा, जो 200 से ऊपर जा रहा होगा, वो 200 से नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। दूसरी चीज़, साथ में अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें ठीक है। आप, क्योंकि जब आप लोग कोई भी चीज़ लेते हैं वो ज़्यादातर ड्राई होता है, उसमें मसाले ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, वो आपकी सेहत के लिए बहुत बिल्कुल ज़्यादा ठीक है। बेहतर है, क्योंकि ये एंटी कैंसर भी हैं। जी शाह साहब, कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम सलाम। मेरा सवाल, नाम बताइए, सवाल कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ जी, ये गोश्त खाना कोई ज़रूरी है? मेरी 70 साल उम्र है, मेरा मैदा काम नहीं कर सकता, क्या गोश्त बगैर भी सेहत अच्छी रह सकती है? चलें जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके और सवाल का। जी, इसके अलावा कोई और किस सवाल? सूरत में खाना चाहिए? चलें जी, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन ग़िज़ाओं के बारे में जिनके बगैर हमारी ईद कुर्बा अधूरी रहती है। और जहाँ तक ईद कुर्बा की बात की जाए तो सिलसिला कुछ खाने पीने से जुड़ा होता है। और हमें कॉलर ने भी कॉल की थी, ज़की ने हमसे सवाल किया था कि 70 साल वाले जो अफराद हैं वो बीफ खा सकते हैं या नहीं। तो इसी सवाल को लेकर मैं जाऊँगी डॉक्टर वसीम की जानिब। डॉक्टर वसीम बताइएगा। देखिए, खा तो सकते हैं, मना तो उनको नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी का ख्याल करना होगा। जैसे शाह साहब ने बताया था कि आप अपने आप क्वांटिटी को लिमिट करें। 1-2 औंस अगर आप गोश्त लेते हैं तो ओके फाइन, रेड मीट अगर लेते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप बिल्कुल थोड़ा बहुत ले सकते हैं, उसमें मना नहीं है आपको। अगर आप खा सकते हैं तो बिल्कुल खाइए, लेकिन हाँ, मुस्तकिल खाना और ज़्यादा खाना और किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? तो मैडम मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम आसिफ है जी। सवाल कीजिए। हकीम साहब से मैंने सवाल करना था जी। अच्छा सर, मैंने थोड़ा सा पूछा था, मुझे प्रॉब्लम था स्टमक का। ठीक है। अच्छा उससे ये होता है कि तेजाबित एसिड रिफ्लक्स बनता है। अगर मैं कुछ ज्यादा चीज सोचता हूँ ना तो उससे एसिड रिफ्लक्स बनता है। और IBS का भी मुझे प्रॉब्लम हो गया, एंजाइटी वगैरह की वजह से ना। ठीक है। तो मुझे पूछना चाह रहा था कि मैं कौन सी वो खुराक यूज करूं जिससे ये मसला ना हो। मतलब एसिडिटी हो जाती है अगर मैं नींद ना मेरी पूरी हो या कोई काम का बर्डन हो उसकी वजह से। तो वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो मैं यूज करूं जिससे मेरा IBS भी ठीक हो और ये जो दिमाग का मसला है जिसमें एंजाइटी हो जाती है एकदम, ये चीज़ सही हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपकी कॉल का। और शाह साहब के पास हमारे लिए एक रेमेडी भी है और इसी चीज़ के लिए रेमेडी है। तो शाह साहब, मैं जानना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके नाम बताइए। जी बिल्कुल। अभी जिस तरीके से हमारे भाई ने कहा इनको IBS की प्रॉब्लम है, IBS के पेशेंट के साथ हमेशा मैदे का मसला ज़रूर रहता है। उसमें घबराहट, बेचैनी रहती है, किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होते हैं। थोड़ी सी भी कोई बात सुन लेते हैं तो एकदम गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं, या तो पेट ख़राब हो जाता है, या तो बदहज़मी शुरू हो जाती है, या तो जो भी कुछ खाते हैं वो वापस आ रहा होता है। और दूसरा ये है कि आम तौर पे भी लोग खाना खाते हैं, पेट फूल जाता है, अफारा हो जाता है और हज़म नहीं होता, गैसेस बहुत ज़्यादा बनती है, मैदे में जलन रहती है, बादलों को अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें मैदे में दर्द भी होता है और सीना पूरा जल रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल करें। और एक सफ़ूफ बनाना मैं सिखा रहा हूँ, आप अपने घर पे बनाइए और इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। और ये पेट के तमाम अमराज के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हाजमा भी बेहतर रहेगा, मैदे में जलन भी नहीं होगी, गैसेस भी नहीं बनेंगी, पेट पे अफारा भी नहीं होगा। ये IBS का पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है, इसे हाई BP का पेशेंट भी ले सकता है, इसे शुगर का मरीज़ भी ले सकता है। इसमें टोटली 3 चीज़ें हैं, इसमें कोई नमकियात वाली चीज़ नहीं है। ये पहली चीज़ है। हकीम साहब, हम सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरफ दिखाएंगे ताकि नाज़रीन जो है वो बासानी देख सकें। ये है पुदीना। ठीक है। पुदीना खुश्क है ये, और ये इसका पाउडर है। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम आपको मिल जाएगा 5 या 6 रुपए तक का। ठीक है। ठीक है। और ये है आंवला, बहुत मशहूर है, थोड़ी सी खटास भी होती है इसमें। आंवला, ये इसका पाउडर है, इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम। बिल्कुल ठीक है। ये है सौंफ, हर घर पे मौजूद होती है सौंफ, इसका ये पाउडर है, इसका वज़न भी लेना है 50 ग्राम। ठीक है। इसे ऐसे मिक्स करके घर पे सफ़ूफ बना लें। और जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद 1 छोटी चाय वाली चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। और सुबह, दोपहर, शाम भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी खाएंगे मैक्सिमम 10-12 मिनट के अंदर आपको अच्छी खासी डकार वगैरह आ जाएगी और सारी गैसेस वगैरह, मैदे की जलन, तेज़ाबियत सब आस्ते आस्ते दूर होना शुरू हो जाएगी और ज़ुद हज़म भी होगा। अच्छा शाह साहब, भी बताइएगा कि हम इसे बना के रख लें एक क्वांटिटी में?
बिल्कुल रख लें। जिस तरह जो मिकदार मैंने 50-50 ग्राम बनाई है, आप 100-100 ग्राम लेके भी बना के रख सकते हैं। ठीक है। घर पे रख लें, महफूज कर रहे हैं। बच्चों को जो है वो हाफ़ टी स्पून ले दें। जैसे 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे हैं, इससे ज़्यादा उम्र वाले एक चाय वाली चम्मच पानी के साथ दें। ये ज़ुद हज़म रहेगा, यानी हर किस्म के पेट दर्द को भी ख़त्म करेगी, मैदे की तेज़ाबियत को भी ख़त्म करेगी, गैसेस को भी ख़त्म करेगी। IBS के पेशेंट्स के लिए भी बेहतर है, क्योंकि उनको घबराहट बेचें। बाज़ लोगों को H. pylori का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव हो जाए तो ऐसी सूरत में आपने लेना है, एक बूटी आती है रेवंद खताई। ठीक है। रेवंद खताई, इसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी एक गिलास पानी में डालें और एक चम्मच इसबगोल छिलका भी उसी पानी में मिला लें। दिन में 2 बार पिएं, 40-45 दिन तक इस्तेमाल करें और अपने H. pylori का टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह आपको नेगेटिव मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो शाह साहब, ये थी आपकी रेमेडी जो नाज़रीन ने भी देखी होगी और यकीनन वो अपने घर में इस रेमेडी को बनाएंगे भी, इस्तेमाल भी करेंगे, काफ़ी फ़ायदा भी होगा। डॉक्टर वसीम की जानिब जाऊँगी। डॉक्टर वसीम, जहाँ तक हम बात करें ईद कुर्बा के हवाले से, डाइट के हवाले से, आपसे ये जानना चाहूँगी कि यूरिक एसिड बढ़ने की क्या वजह होती है? ओके, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो हम चीज़ देखेंगे, इस होता ये है कि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन जब जिस्म में जाके हज़म होता है तो यूरिक एसिड उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी हज़म हो जाएगा जिस्म में और ये उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना ये ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई मेटाबॉलिज्म के हवाले से। एक होता है कि कुछ इंसानों में पहले से ऑलरेडी कुछ जीनियाती चेंजेस होती हैं जिसमें उनका यूरिक एसिड ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है या अपर लिमिट पे चल रहा होता है। तो ऐसे लोग और हाई रिस्क होते हैं कि उनका यूरिक एसिड बढ़ जाए। अब यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो यूरिक एसिड बढ़ने से मसला क्या होता है? यूरिक एसिड बेसिकली डिपोजिशन करता है डिफरेंट जोड़ों पे और ये फिर गाउट कमर्स करता है, जिसको कि उर्फ में गठिया कमर्स भी कहा जाता है। कि उसकी वजह से जोड़ों में तकलीफ रहना और उसकी ये वजूहत होती हैं जो कि यूरिक एसिड करता है। जी बिल्कुल ठीक है। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम, इम्तियाज बात से हकीम साहब और डॉक्टर साहब से। मेरा एक क्वेश्चन है और उनसे मशवरा लेना चाहता हूँ जी। कि जैसे अमराज कल्ब वाले हैं या हाइपरटेंशन है या शुगर वाले हैं, तो ये कितनी मिकदार में गोश्त खा सकते हैं? अगर उनका दिल करता हो कि ईद का दिन होता है, जाहिर हर आदमी का दिल होता है, तो कितनी मिकदार में ले सकते हैं? और दूसरी बात, लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि गोश्त जरूर बांटा करें। हर साल बहुत से इलाकों से खबरें मिलती हैं कि कुर्बानी तो अड़ोस पड़ोस में होगी और हकदारों को उन्होंने गोश्त नहीं पहुँचाया। बिल्कुल ठीक है, करेंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब आपकी कॉल का। हकीम साहब की जानिब जाऊंगी। सर बताइएगा। देखिए, जिस तरह अर्ज़ किया कि इनकी मॉलिज पे बात है कि इनको अगर ज़्यादा तकालीफ हैं तो अपने मॉलिज के मशवरे पे रहें। अगर आपको यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन या यूरिया जिसे बन क्रेटिनाइन कहते हैं, अगर ये बढ़े हुए हों तो आपने गोश्त को अवॉइड करना है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। आमतौर पे भी गोश्त 1 औंस के हिसाब से आप इस्तेमाल करें, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी अपना मॉलिज का मशवरा रखिए कि अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप खाएँ, कुछ मसला नहीं है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो फिर आप अवॉइड करें। अवॉइड करें। अब जिस तरीके से यूरिक एसिड और ये क्रेटिनाइन, जब शुगर लेवल अप एंड डाउन होता है बहुत ज़्यादा, साथ में बीपी भी अप एंड डाउन होता है, तो उसका डायरेक्ट असर किडनीज पे आता है। तो इसमें ये है कि क्रेटिनाइन बढ़ रहा होता है। वैसे तो इसका 0.6 होता है, नॉर्मल रेंज होती है जो कि 1.1 तक होती है, लेकिन बाज़ लोगों का इससे बढ़ रहा होता है, वो डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन डायलिसिस पेशेंट्स के लिए भी गुजारिश है कि अपने मॉलिज का मशवरा जारी रखें। जिन चीज़ों से वो मना करें उस पर ज़रूर अमल करें, आपकी सेहत है ये। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरीके से अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो आपने सिर्फ 3 जड़ी बूटियाँ लेनी है। गुड़ मार बूटी, जामुन की गुठली और चंदन के पत्ते। गुड़ मार बूटी और चंदन के पत्ते और जामुन की गुठली, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और अपने डॉक्टर की दवाएं 1 घंटे के वक्फे से जारी रखिएगा और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा। आप इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, फास्टिंग और रैंडम भी कंट्रोल में रहेगा। अगर आप कुछ अर्से के बाद HbA1c करवाएंगे वो भी आपको कंट्रोल में मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? हेलो जी। हेलो, काइंडली अपनी टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दीजिए। हेलो जी, मोहम्मद अली सवाल कीजिए सर। बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली जी, सवाल कीजिए।
चलें जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब की जानिब जाएंगे। डॉक्टर साहब, यही सवाल आपसे करेंगे, जो अमराज़ क़ल्ब में जो लोग मुब्तला होते हैं उनके लिए बीफ या मटन खाना कितने फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, डायरेक्टली फ़ायदेमंद तो हम नहीं बोलेंगे कि एक लिमिटेड इस्तेमाल अगर उनका है, जैसे शाह साहब ने बताया कि 1 औंस या मैक्सिमम 2 औंस, और बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है या बहुत ज़्यादा कोई है तो 3 औंस तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा का इस्तेमाल उनकी सेहत के लिए मुज़िर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अगर, जैसे मैंने शुरू ही में आपको बताया था कि क्योंकि जो खून की नालियाँ हैं उनकी सलाहियत फैलने और सिकुड़ने की कम है, और जितना हम ये मीट लेंगे उतना फ़ैट इन होगा बॉडी में। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक दूसरी बात इससे रिलेट करती है कि कितना हम यूटिलाइज़ करते हैं इन चीज़ों को। जो हमारा डेली जो रूटीन है, जो डेली रूटीन लाइफ है हमारी, अगर हम उसको अपनी मेंटेन रखें और सही रूटीन लाइफ रखें, यानी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या हम एक ब्रिस्क वॉक करते हैं जिसमें कि हम अपनी यूटिलाइजेशन करते हैं, तो ऐसी सूरत में तो फिर ठीक है। लेकिन अगर हमारी डेली रूटीन लाइफ ऐसी नहीं है जिसमें यूटिलाइजेशन भी हो रही हो, तो फिर हमें अपना इस्तेमाल मज़ीद कम कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, मैं सोहेल इकबाल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, सवाल कीजिए। जी, मैं मेरा किम साहब से, शाह साहब से है मतलब सवाल। मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे ना यूरिन में प्रोटीन आती है। ठीक है। जो कि डॉक्टर मतलब डायग्नोज जो हुआ था उसमें ये आया था FSGS, मतलब ना इसकी वजह से मेरा BP शूट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शाह साहब। जी देखिए, जिनकी भी यूरिन में प्रोटीन की मिकदार आ रही हो, तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं हम यहाँ पे रेमेडीज़ वगैरह बताते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जिनका नुकसान कोई भी नहीं होता। लेकिन अपने मौलिज का मशवरा इसलिए हम कहते हैं कि जारी रखिए, क्योंकि आप किसी डॉक्टर की ट्रीटमेंट में होते हैं। और जिनकी भी प्रोटीन आ रही हो तो उसके लिए आपने लेना है गोखरू बूटी। गोखरू बूटी कांटेदार होती है। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये 1 टाइम रोज़ाना पीना है, कम से कम महीना 45 दिन इस्तेमाल करें। और जो BP शूट कर रहा होता है, जिनका भी शूट कर रहा हो, चाहे वो प्रोटीन लेवल वाले हों या आम तौर पे भी हों, तो उनके लिए एक लकड़ी आती है असरोल के नाम से। असरोल, इसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चुटकी सुबह निहार पेट पानी के साथ लें रोज़ाना। आप देखिएगा ये 1 चुटकी कितना काम करती है। असरोल बूटी, ये इंशाल्लाह BP को आपके कंट्रोल में। और ये कब तक खानी है शाह साहब? ये जब तक आपको BP कंट्रोल नहीं होता, और आपको पता है कि जब BP की दवाएं स्टार्ट हो जाती हैं तो वो लाइफ टाइम होती हैं। ठीक है, वो यकीनन लाइफ टाइम होती है। डॉक्टर वसीम की जानिब जाऊँगी। डॉक्टर वसीम, हम डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ईद कुर्बा पे क्या खाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एहतियात हमें किस तरह बरतनी चाहिए, वो बताइएगा। देखिए, एहतियात बरतने के हवाले से जो बात है, एक तो हमने हाइपरटेंशन और कार्डियक पेशेंट की तो बात कर ली है। अब एक हमारे साथ इसी से रिलेट करते हुए बीमारी होती है जो डायबिटीज़ है, जो हमने शुरू में थोड़ा सा डिस्कस किया जी था। बिल्कुल। ईद में हमारे यहाँ नो डाउट कि जो बड़ी ईद है इसमें गोश्त का इस्तेमाल तो ज़्यादा होता है, लेकिन साथ में लोग मीठे का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें शीर खुरमा है, मिठाई और वट एवर इट इज़, इस तरह की चीज़ें। तो जो बिल्कुल जो मीठी चीज़ है वो डायरेक्टली डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनका शुगर अगर कंट्रोल में नहीं है, जैसे शाह साहब ने बताया था कि अगर आप शुगर लेवल देखते रहें, साथ में HbA1c भी अपने चेक करते रहें, और अगर वो अपर लिमिट से भी ज़्यादा जा रहा है, जो क्रॉस कर रहा है 6 के ऊपर जा रहा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। और उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप रिफाइंड शुगर लेंगे तो फिर वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। जब वो कंट्रोल से बाहर जाएगी तो फिर उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं जो शुगर के होते हैं, वो अगेन ये दोनों बीमारी एक दूसरे से कोरिलेट कर रही होती है, तो फिर ये गुर्दे पर असर जाके डालती है। जब गुर्दे पर असर डालती है तो फिर उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर का मर्ज मज़ीद बढ़ता है, और फिर वो हाइपरटेंशन मज़ीद बढ़ता है, हाइपरटेंशन फिर रिवर्स होता है, और लिंक है एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ का लिंक है, दोनों एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें कंट्रोल डाइट लेनी होगी, बैलेंस डाइट लें। ईद है, ठीक है, बिल्कुल हमारी ईद है, खुशी है, थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, लेकिन अपने डेली रूटीन में, जैसा कि शाह साहब ने बताया था कि डिफरेंट डेज़ पे आप अपने डिफरेंट चीज़ों को अपने सामने रखें कि किसी दिन आपने पल्सेस लेनी है, दाल लेनी है, किसी दिन आपने वेजिटेबल लेना है। वेजिटेबल इज़ ए वेरी गुड डाइट, उसमें आपको कुछ प्रोटीन भी मिलता है, फाइबर्स भी मिलता है, तो इस तरह की चीज़ों को अपनी डाइट में रेगुलर बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वसीम कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से इमरान बोल रहा हूँ जी। जी इमरान, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मैं ना जब कोई ऐसी कोई गोश्त वगैरह खा लूँ या कोई तली चीज़ खा लूँ, एक दफ़ा खा लूँ तो दूसरी दफ़ा खा लूँ, उसके बाद ना मैं एक दिन तो ठीक रहता हूँ, 1-2 दिन बाद ना रात को ना मुझे ना एक सबसे घबराहट सी होती है, नींद नहीं पूरी होती।
यानी कि एकदम 3-4 घंटे बाद खुल जाते हैं, दिल घबराने लग जाता है। ठीक वैसे है। मैं अगर सब्जी वगैरह या कोई नॉर्मल चीजें खाता हूँ ना तो फिर मैं ठीक रहता हूँ। ये मैंने सवाल पूछना है कि ये मुझे क्या मसला है, क्या वजह है, या मैदे का मसला है या किस चीज का मसला है, ताकि मैं उसके मुताबिक ना डाइट करूँ। यानी कि जैसे मैं बीफ तो मैं बिल्कुल नहीं खाता ना, ये ठीक मैं है। कह रहा हूँ कि मुझे ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम किस चीज की हो जाती है मुझे। यानी कि सब्जी वगैरह खाने से तो मैं ठीक रहता हूँ, सब्जी खा ली या कुछ खा लिया, दालें खा ली, ठीक रहता हूँ। ठीक जब है। मैं गोश्त वगैरह खाता हूँ ना 1 से 2 दफा या 3 दफा, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है मुझे। ठीक है, जैसे मैंने बहुत कई शुक्रिया टुकड़े इमरान खाए हैं। आपकी कॉल का। हम आपके सवाल का जवाब देंगे। जी शाह साहब बताइएगा। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने सवाल किया है उसमें यह है कि बाज़ लोगों को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है, लेकिन ये कहते हैं ना कि मैं 2 या 3 मरतबा खा लेता हूँ, तो आप वो किस गैप में इस्तेमाल करते हैं? क्या आया एक दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करते हैं गोश्त? तो ये भी एक वजह होती है। तो आप कोशिश करें इसमें थोड़ी सी कमी लेकर आएँ, उसमें गैप डालें आप। जी। और दूसरा ये है कि घर पे 3 चीज़ें रख लीजिएगा: गोंद कतीरा, इसबगोल दाना और तुख्म बलंगा। गोंद कतीरा, तुख्म बलंगा, इसबगोल दाना, ये तीनों को मिला लें, साबुत मिक्स करके ले लें। उसमें से 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, थोड़ी देर के लिए रख लें, ये फूल जाता है। फिर इसे शेक करके आप पी लें। ये उनके लिए भी बेहतर है जिन लोगों को गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनको घबराहट फील होती है। और दूसरी चीज़, जिनके पेट में जलन रहती है तेज़ाबियत की वजह से, जी। और हाथ पाँव जल रहे होते हैं, अभी जब ये रेड मीट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसमें भी हाथ पाँव में जलन होने की शिकायत होती है। बाज़ लोगों को कैल्शियम लेवल कम होता है, बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी वजह से भी होती है। तो इस वजह से आप ये घर पे बना के रख लें। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे, एक तो तेज़ाबियत दूर हो जाएगी, दूसरा गर्मी को भी ख़त्म करती है, जो अंदरूनी हीट अप हो रही होती है, ये उसकी शिद्दत को कम करती है। बिल्कुल ठीक है। जी नाज़रीन, ईद कुर्बा के हवाले से बात हो रही है, साथ ही आपकी लाइव कॉल भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईद कुर्बा के हवाले से, साथ ही बात करेंगे SOPs के हवाले से। मवेशी मंडी जो है वो लग चुकी है, शहरी जो है वो मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। क्या एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए? क्योंकि चंद माह पहले ईद उल फितर के मौके पे हमने देखा कि आवाम का एक रश देखा गया, उसके बाद कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया। डॉक्टर वसीम की जानिब जाऊँगी। डॉक्टर साहब बताइएगा, लोग जो मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं उन्हें क्या एहतियाती तदाबीर अपने साथ लेनी चाहिए? देखिए, इस वक्त बिल्कुल सही। जो ईद से हम अपने कोरिलेट करें इस चीज़ को, तो ईद पे तो बहुत बुरा हाल हो गया था। ईद के फ़ौरन बाद जो आवाम फ़ौरन निकली और हमारे केसेस एकदम से 2 गुना और 3 गुना बढ़ गए थे। अभी भी जो लोग मवेशी मंडी की तरफ जा रहे हैं और जानवर ले रहे हैं, तो हम देखिए इसमें कोरोना में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ समझना हमें चाहिए कि इसमें एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको किसी किस्म का कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन वो डिजीज़ लेके घूम रहे हैं। जी। उनकी सांस में, उनके जो मुंह से थोड़ी सांस के साथ जो थोड़ा सा थूक निकलता है, उसके ज़रिए वो चीज़ बाहर निकल रही है। वो अगर उनके हाथ में है, तो जानवर लेते हुए हर इंसान एक चीज़ करता है कि जानवर को छूता ज़रूर है। जी। अभी तक ये चीज़ साबित नहीं हुई है कि जानवर की खाल पे ये जरासीम कितनी देर रहता है, लेकिन कुछ टाइम तो गुजारेगा। तो वो जब एक इंसान जब वहाँ पे अगर कोरोना का मरीज़ है, जिसको कि सिम्टम कोई नहीं है, वो नॉर्मल घूम रहा है, नॉर्मल इंसान है, उसने अगर उस जानवर को छुआ हुआ है और वही जानवर को दूसरा इंसान छूता है जो कि सेहतमंद है, तो उसको वो कोरोना वहाँ से लगने के चांसेस तो हैं मौजूद। तो अब जो SOPs लेनी है, एक तो ये है कि जाते हुए मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल करें, करीब से जाके बात ना करें, बहुत ज़्यादा रश वाली जगह पे ना खड़े हुए हों, और अगर ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेशली जानवर को छूने से पहले, तो ये बहुत अच्छा होगा कि ग्लव्स का इस्तेमाल करें और अपने चेहरे को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। जी। जिस दौरान आप मंडी में हो तो आप चेहरे को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, ताकि क्योंकि जरासीम को पता है कि चेहरे में ही से नाक, मुंह, आँख और कान के ज़रिए जो कि म्यूकस में मेरे वहाँ से ही अंदर जाता है और फिर बॉडी में रिप्लिकेट करता है। इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोरोना की जो वायरस है,
ये किसी को नहीं पता है कि ये किस इंसान में जाने के बाद उसको किस तरह का रिफ्लेक्शन देता है। ठीक है। एक ही वायरस 2 डिफरेंट लोगों में जाएगा, किसी को ये मौत के दहाने तक ले जाएगा और किसी को बगैर सिम्टम की ही उससे निकाल देगा। ठीक है। तो इससे बचना ही इस बीमारी की अच्छा सबसे डॉक्टर बड़ी वसीम, मेरा चीज़ एक है। सवाल है आपसे, जो आप बात कर रहे हैं एसिम्टोमेटिक, यानी कि हम इसको लेके घूम रहे होते हैं इस वायरस को, लेकिन हमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसका मतलब ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है? देखिए ये चीज़ भी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन इसका अपना जो वायरस का जो अपना हैबिट है वो ये है कि ये हर जिस्म में जाने के बाद ये बहुत तेज़ी से रिप्लिकेट तो करता है, लेकिन हर किसी को सिम्टम नहीं देता है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो इंसान का अपना इम्यून सिस्टम है वो किसी भी एज पे हो, वो इम्यून सिस्टम उसको रोक के रखता है और उसको मज़ीद बॉडी में जाके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो हमला करता है ये लंग्स पे करता है। जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो इंसान अदरवाइज़ तो बात कर रहा होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन उसको सांस में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ये इसलिए इससे बचना ही इसकी एहतियात है। तो SOPs के साथ अगर आप जाते हैं मंडी तो ओके फ़ाइन, लेकिन जितना कोशिश करें कि आप ना जाएं। अगर इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि और भी आगे मसाइल हैं। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा SOPs का ख्याल करें। देखिए कोरोना के अलावा अब कांगो वायरस भी है, आप ये भी देखिए, जो कि जानवरों से हमारे पास आता है यहाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जो मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा फासला रखें और अपने आप को ज़िंदगी आसान करें। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन को भी बताते चलेंगे कि तहकीक सामने आई है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान रैंक 4th इन टर्म्स पर्सन टू पर्सन कोरोना वायरस ट्रांसमिशन। फ़र्द से फ़र्द मुंतकली में पाकिस्तान 4थे नंबर पर आ गया है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह केसेस में कमी देखने में आ रही है, लेकिन ये रिपोर्ट भी शाया हुई है। डॉक्टर वसीम इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इसकी जो बिल्कुल ये रिपोर्ट जो शाया हुई है, इसमें जो चीज़ हमने सामने देखी गई है वो ये कि हमारे यहाँ अगर आप देखें गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा बोलने के बावजूद, अब तो आप किसी को फ़ोन कॉल मिलाएं तो आपको तकरीबन कुछ सेकंड तक एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें कि वो आपको एहतियाती तदाबीर बता रहे होते हैं। ये पहले दिन से गवर्नमेंट ने ये काम किया हुआ है, ताकि अगर मीडिया से हर जगह से लोगों को बताया जा रहा है कि डिस्टेंस रखें, आप 6 फीट का डिस्टेंस रखें, ताकि आपके और उसके दरमियान में, क्योंकि ये हमने जो लास्ट प्रोग्राम भी जो किया था उसमें बताया था कि इसका जो थोड़ी दूर तक ही जाता है उसके बाद इस सतह पे गिर जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखें तो डिस्टेंस का कोई भी जो है ना, फासला रखने का कोई भी एहतियात नहीं की जा रही है। आप किसी क्यू में खड़े हो, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो बिल्कुल पीछे आपके साथ कोई दूसरा साथ खड़े सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही है। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है जो लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग कर लें तो शायद हम इस रैंकिंग में बहुत नीचे चले जाएं। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब की जानिब जाऊँगी। शाह साहब SOPs के हवाले से बात हो रही है और हम देख रहे हैं कि पहले ये कहा गया था हुकूमत की जानिब से, वफाक हुकूमत की जानिब से भी कहा गया था, सूबाई हुकूमत की जानिब से भी कहा गया था कि बच्चे जो हैं वो मवेशी मंडी का रुख ना करें, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बड़ों के साथ बच्चे भी घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए बच्चों के साथ ख़वातीन भी जा रही हैं और बाकायदा पहले सेल्फियाँ लेते हैं, उसके बाद दूसरों को सेंड करते हैं, फिर बताते हैं कि हम ये ख़रीदें या ना ख़रीदें। तो बिल्कुल बच्चों को दूर रखें। देखें तकलीफ़ बता के नहीं आएगी, आपको ख़ुद एहतियात करना है। अपने आप को भी महफूज करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल पे जितने लोग रह रहे होते हैं उनको भी महफूज करें आप, क्योंकि एक बिल्डिंग में आपने देखा होगा सीढ़ी एक ही होती है, आपके करीब से भी गुजर के उतर रहे होते हैं, आप जा रहे होते हैं, ऐसा भी होता है, लिफ्ट में जा रहे होते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं। देखें एक समाजी फासला भी रखें और बच्चों की ह्यूमनिटी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो बहुत वीक होती है, वो हर चीज़ को अपने ऊपर कैच करते हैं। अगर कोरोना नहीं कोई और अमराज को भी ले लेते हैं वो, लेकिन अल्लाह महफूज रखे सबको, तो इसलिए आप एहतियात कीजिए तो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल ठीक है जी। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अस्सलाम बात कर रहा हूँ, कराची से। जी सवाल कीजिए। ये मुझे आप मेरे दाढ़ में इन्फेक्शन है। ठीक है। उसके लिए मैं शाह साहब से पूछना चाहता हूँ कोई हर्बल ट्रीटमेंट मुझे मिले, क्योंकि मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ तो उससे मेरे यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई और सवाल? नहीं, और इसके बस यही सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह साहब क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, ये अगर अपने मौलिज का मशवरा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इन्फेक्शन को आप मामूली ना समझें, ये फैल भी सकता है, बाकी हिस्सों पे भी आ सकता है और ख़तरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकता है। जिन लोगों के दांतों में गर्म ठंडा लगता हो, मसूड़े फूल रहे हों या दांतों में कैविटी आ रही हो जिसकी वजह से अक्सर पेन रहता हो, तो उस सूरत में आपने 3 चीज़ें लेनी है, सत अजवाइन, सत पुदीना, सत काफूर, यानी मेंथोल, थाइमोल और कैनफोल। ये तीनों 10-10 ग्राम लेके मिला लेंगे, ये खुद ब खुद लिक्विड बन जाएगा, ये क्रिस्टल की सूरत में मिलता है। इसके 10 ड्रॉप
1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें आप देखिएगा ये गर्म ठंडा लगता हो, मसूड़े सूज रहे हों, ये सब सही होगा। अगर दांत में पेन महसूस हो रहा हो, थोड़ा कॉटन में लगा के आप दांत पे भी रख सकते हैं इसे। और अगर कैविटी बहुत ज़्यादा हो लेकिन तकलीफ़ नहीं हो रही है, लेकिन कैविटी बढ़ती जा रही है, तो ये जिसे कहते हैं दांत में कीड़ा लगना, उसके लिए एक बूटी आती है कटेली के नाम से, कटेली। इसको ऐसे चूरा करेंगे, हाथों से ही हो जाती है। इसे कोयले पे डाल के जब धुआं निकले, जब ये जलता है तो आप मुंह खोलने जैसे ही दांतों पे वो धुआं लगता है तो आस्ते आस्ते वो पानी भर के निकल रहा होता है। ये एक टाइम रोज़ाना करके 5 दिन करना। आप देखिएगा दांत बिल्कुल साफ़ होगा, लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखना। साथ में अगर अस्थमा के मरीज़ हैं वो बिल्कुल यूज़ ना करें। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वसीम की जान में जाऊँगी। डॉक्टर वसीम, जैसे कि मैंने अभी इस हवाले से बात भी की थी कि जो बच्चे हैं वो मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर जो है वो पेरेंट्स की जानिब से नहीं करवाई जा रही, इस पर क्या कहेंगे? और साथ ही बच्चे अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्या डाइट लें, ये बताइएगा। देखिए, शाह साहब ने बहुत खुल के इसमें बात की है कि बिल्कुल ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं बच्चे मंडी में, अपने आप को कंट्रोल करें। ठीक है, ये ईद हम अगर सिर्फ इसको अपना फ़र्ज समझ के और एक ईद के जो इस्लामी त्यौहार है वो समझ के मना लें, तो इस साल तो हम ये कर लें, अगले साल इंशाल्लाह पूरी खुशी के साथ आप कीजिए। ठीक है। और जहाँ तक आपकी इम्यूनिटी का ताल्लुक़ है, बच्चों की इम्यूनिटी का, तो वो उसके लिए जो नॉर्मल डाइट है, जो कि फ़्रेश डाइट है, उसका इस्तेमाल हम बढ़ाएं, जिसमें सब्ज़ी और फ्रूट्स हैं। इन दो चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम बढ़ा लें तो हमारी हर लेवल, हर एज पे, यानी बच्चों से लेके और बड़ों तक हर एज पे इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। हर तरह के फल मौजूद हैं, हर तरह की सब्जियां मौजूद हैं, डेली उनका इस्तेमाल अगर हम रखें तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत। जी बिल्कुल ठीक है। कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी मैं बीना इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए। प्रॉब्लम है कि जब भी कोई चीज़ मतलब कोई हैवी चीज़ खा लूँ तो बेली साइड जो है वो फूल जाती है। ठीक है, इसके अलावा कोई और सवाल? जी बस पेट फूल जाता है, जैसे खाना खा लूँ, कोई भी चीज़ खा लूँ तो इस तरह लगता है कि पेट में गैस होगी और पेट जो है वो बहुत फूल जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है रुबीना, बस यही बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इसमें जिस तरीके से अभी इन्होंने सवाल किया था कि पेट फूल जाता है, उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जी। और हमने ये 3 चीज़ें बताई थी। इसमें था ये आंवला, पुदीना जी, और ये सौंफ, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच हर खाने के बाद पानी के साथ लें। ये पेट का उफारा होता है, पेट फूल जाता है। बाद लोगों का यहाँ नाक के नीचे नलों में भी पेन महसूस हो रहा होता है, मैदे के ऊपर पेन महसूस हो रहा होता है, ऐसे अजीब सा बॉल की तरह पेट बढ़ रहा होता है, ये इंशाल्लाह ताला उसको भी ठीक करेगी। जी लास्ट में मैं चाहूँगी 30 सेकंड हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर वसीम हमारे नाजरीन को जी सेहत के साथ के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देंगे ईद के हवाले से? देखिए, पैगाम तो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैगाम है वो ये कि इस ईद को हम बहुत आराम से मनाएं। इस ईद में जितना हम SOPs का ख्याल रख सकें वो हम करें, मिलना मिलाना हम बहुत कम रखें। ठीक है, जो हमारी कुर्बानी है उसके हवाले से अगर इज्तिमाई कुर्बानी हो तो हम वो कर लें। ठीक है, एक कॉलर ने हमारे फ़ोन भी किया था कि गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उसका मैक्सिमम हिस्सा अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें और इस चीज़ का अगर हम ख्याल रखते हुए इस ईद को मना लें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा। इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से क्या कहेंगे डॉक्टर वसीम? इज्तिमाई कुर्बानी में देखिए ना, आपको कुर्बानी करके अपना एक फ़र्ज़ अदा करना है, एक सुन्नत इब्राहिमी है जिसको आपको अदा करना है, वो आप अदा कर लीजिए। आप अदा कर लें, आपका मामला ख़त्म हो जाएगा। अब आपको उसमें कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई कांटेक्ट नहीं है जहाँ पे, क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप जानवर घर पे लाते हैं तो फिर आपको कसाई भी बुलाना पड़ेगा। कसाई आएगा तो आपको नहीं पता कि जो गोश्त काटने वाले लोग आए उनमें से कौन ऐसा है जो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना लेके आया हुआ है। वो कम से कम 2 से 4 घंटा तो आपके घर में गुजारेगा, आपके साथ उसका कांटेक्ट भी होगा। तो इस चीज़ को भी दूरी, इस हवाले से हमें क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए? देखिए, अगर इस तरह से करना भी है तो वो जो आ रहे हैं उनको आप टेस्ट तो कोई नहीं कर सकते, आपको नहीं पता है, तो कम से कम आप उनसे दूरी रखें। घर में सर्जिकल मास्क ले आएँ, उनको भी मास्क दे दें, आप भी मास्क पहने। वो आए तो हाथ वगैरह उनका धुलवा लें, सैनिटाइज़र आप रखें, ताकि उस चीज़ का इस्तेमाल आप बार बार करते रहें। और जितना जल्दी मुमकिन हो सके जानवर को आप ज़बह करें और फिर साइड पर जाएँ और उनको अपना काम करने दें। जी बिल्कुल ठीक है। इसी सवाल को लेकर मैं जाऊंगी हकीम शाह नज़ीर के पास। सर बताइएगा, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या एहतियाती तदाबीर हमें लेनी चाहिए? लेकिन इसके लिए इस बार जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, इस ईद को सादगी से मनाएं, फासला रख के मनाएं। और जिस तरीके से अगर आप घर पे कुर्बानी कर रहे हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और फासला रखें।
जी। अपने आप को भी महफूज रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी हमारे जो मुस्तहिकीन हैं उनको ज़रूर ख्याल रखें उनका, और अपने इर्द गिर्द के माहौल में अपने हमसायों का सबका ख्याल रखें, ताकि आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हों और सबके लिए भी हों। लेकिन फिर भी यही कहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो, एहतियात अफसोस से बेहतर है। जी बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, जो आज हमने बात की वो बात की ईद कुर्बा के हवाले से, क्योंकि जब बात की जाती है ईद कुर्बा की तो खाने पीने का रुझान कुछ ज़्यादा होता है। साथ ही एहतियाती तदाबीर SOPs पे भी हमने बात की। जो लोग मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं वो क्या एहतियाती तदाबीर करें। थैंक यू सो मच शाह नज़ीर साहब फॉर बीइंग विद अस, और इनकी हमरा थे डॉक्टर वसीम जमालवी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने कृपान।